अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 172 कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। लैला सुजॉय के इस तरह लगातार देखने से बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसने उठते हुए कहा, ओ सुजॉय साहब आइए ना। लैला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन सुजॉय को देखने के साथ ही कुछ अजीब सा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बिहेव करे। और सुजॉय का तो चेहरा उसे देखकर ही इतना चमक रहा था कि कोई भी उसे देखते ही पहचान जाता कि अभी अभी उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है। उसने लैला के ठीक सामने बैठते हुए कहा, तो कैसी रही तुम्हारी शिमला की ट्रिप? लैला ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, अच्छी थी, काफी सक्सेसफुल रहा कैंपेन। अब बस चंद्रा साहब इलेक्शन जीत भी जाएं तो और भी सही होगा। तब तक मारिया वहां से किचन में चली आई थी। उसके जाने के बाद सुजॉय कुछ इजी फील कर रहा था। उसने धीरे से लैला से कहा, तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसे यहाँ अचानक से कैसे आ गया। लैला ने उसी तरह सपाट लहजे में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी सुजॉय साहब, बल्कि मैं आपसे खुद मिलना चाह रही थी। मुझसे मिलना चाह रही थी? सुजॉय ने कुछ चौंकते हुए पूछा। तब लैला ने जवाब में खामोशी से अपने बैग से फिल्मी वर्ल्ड मैगजीन निकाली और उसके सामने रखते हुए कहा, हाँ बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं जब शिमला में थी तब आने से 2 दिन पहले मुझे ये मैगजीन पढ़ने मिली। और यकीन जानिए सुजॉय साहब, मैं उस दिन से बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। सुजॉय ने उसकी बात सुनकर अपनी निगाहें नीची कर ली थीं और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं यही बात तो करने आया था लैला, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें करनी है तुमसे। और उन बातों के कहने से पहले तुमसे इस टॉपिक पर बात करना बेहद जरूरी था। इसीलिए अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही ये बात छेड़ दी। कहकर सुजॉय ने वो मैगजीन उठाते हुए लैला का चेहरा देखा और फिर थोड़ी देर के बाद नजरें झुकाए हुए ही उसे उस रात की सारी बातें बता दी। फिर उसके बाद कहा, हालांकि मैं उस रात नशे में था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो याद रहना चाहिए था। जेनी ने जितनी भी बातें बताई उसमें से मुझे एक भी बात याद नहीं। मैं अपनी तरफ से कंफर्म्ड हूं कि मैं उतने भी नशे में नहीं था। बावजूद इसके कि जेनी मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं चाहकर भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता लैला। सारी बातें सुनकर लैला ने भी कहा, मेरे पास आपकी बातों पर यकीन करने की वजह है, क्योंकि उस रात मैंने आपको कॉल किया था और वो कॉल जेनी नहीं उठाया था। और मेरे आपके बारे में पूछने पर जेनी ने तो यहां तक कह दिया था कि आप उसके कमरे में सो रहे हैं। उसके बाद जब मैंने मैगजीन में खबर पढ़ी तो झूठ नहीं कहूंगी, उस वक्त पहले तो मुझे दुख हुआ, लेकिन उसके बाद जब मुझे अचानक से याद आया कि उसी रात की बात है जब जेनी ने मुझसे बात की थी, तो जैसे बहुत सारे पहलू सामने आते गए। सुजॉय को लैला का इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि उसके मन में कोई सवाल रखने की बजाय सामने से उससे सारी बातें कह डाली। तब उसने लैला की तारीफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी दाद देता हूं लैला। शायद कोई और लड़की रहती तो वो इन चीजों को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाती। शायद उसे मुझसे शिकायत होती, सवाल होते, गुस्सा होता। लेकिन ये मेरे लिए बेहद सुकून की बात है कि तुमने कम से कम मुझे अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया, मेरा पहलू जानने की कोशिश तो की, और मेरे बारे में कुछ भी पहले से तय नहीं किया। तुम्हारा मुझ पर इस यकीन का बहुत बहुत शुक्रिया लैला। सुजॉय की बातें सुनकर लैला के होठों पर एक तंज भरी स्माइल बिखर गई थी। उसने सपाट लहजे में ही कहा, ये सब सिर्फ इसलिए सुजॉय साहब क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ऐसी किसी भी बात पर उस तरह रिएक्ट करने के लिए आप पर मेरा किसी हक का होना जरूरी है। और ये सबसे बड़ा सच है कि मेरा आप पर वैसा कोई हक नहीं है। मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी इसीलिए इतनी शांत हूँ, कोई भी वियर्ड रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, तो उसके पीछे बस यही वजह है कि मुझे आपके कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुजॉय अवाक होकर लैला का चेहरा तके जा रहा था, जबकि लैला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ, एक लड़की होने के नाते जेनी की वजह से उस इंस्टेंट पर मुझे बुरा फील हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे ये बात याद आई तो मुझे एहसास हो गया कि जेनी का इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। आप दोनों के बीच कुछ भी हुआ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जेनी ने मुझसे उस वक्त बातें की थी, तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि इसमें जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं रही होगी। और जब मुझे बात समझ में आ गई तो मेरे पास आपसे नाराज होने का कोई रीजन ही बाकी नहीं रह गया। कहकर लैला खामोश हो गई, जबकि उसकी पूरी बात सुनकर सुजॉय का चेहरा बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो चला था। लैला ने उस पर अपना यकीन दिखाकर जहां एक पल में अपनेपन का एहसास दिलाया था, वहीं अगले ही पल ये कहकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम से बेगाना कर दिया। सुजॉय ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ये तुम्हारा नजरिया है लैला कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो, लेकिन जहां तक मेरे एहसास की बात है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में क्या एहसास है। लैला उसकी इस बात पर कोई रिप्लाई देने की बजाय यूं ही खामोश बैठी रही। तब सुजॉय ने कहा, मैं यहां ये सोचकर आया था कि आज तुमसे सब कुछ कह दूंगा, अपने मन की सारी अनकही बातें, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उन बातों का कोई मतलब रह जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि अब मैं अपने एहसास की और बेइज्जती ना होने दूं। ये कहकर सुजॉय एकदम से उठा और दरवाजा खोलकर वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर लैला के मन की अजीब सी हालत हो रही थी। यहां तक कि वो सुजॉय को रोकने के लिए उठी भी, लेकिन फिर दिमाग ने जैसे उसके कदमों पर बेड़ियां लगा दी और वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। इतने में मारिया कॉफी और कुछ स्नैक्स की ट्रे लिए हॉल में आई तो लैला को ऐसे खड़ी देखकर चौंक सी गई। और तो और सुजॉय भी वहां मौजूद नहीं था। ये देखकर उसने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी और झुंझलाते हुए कहा, आप दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली। मारिया के कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि उदास होने के बावजूद भी लैला के होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने फिर से लड़ाई कर ली। तब मारिया ने किचन की तरफ वापस जाते हुए कहा, आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। लैला ने मन ही मन में जैसे खुद से कहा, हाँ शायद, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती कि हमारा कुछ हो। मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना है मारिया। ये दिलों के रिश्ते सिवाय दर्द के और कुछ भी कहाँ देते हैं। इसीलिए मैं अब मोहब्बत के नाम पर अपने दिल के लिए दर्द मोल नहीं लूंगी, कभी भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। ये सोचते हुए लैला के चेहरे पर पत्थरों जैसी सख्ती मौजूद थी। सुलोचना जी अपने बरामदे में बैठी सामने ग्राउंड में खेलते बच्चों को देख रही थी। भागते दौड़ते बच्चों को देखकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा था। जहां तहां पड़ते नन्हे मुन्ने कदम सुलोचना जी को बरबस ही किसी की याद दिला रहे थे। वो कोई अपना जो सालों पहले उनसे खो गया था। अभी वो अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी कमरे में रखे फोन की घंटी बज उठी। वो धीरे धीरे चलती हुई बरामदे से उठकर हॉल की तरफ रखे हुए फोन के पास आ गई। फिर उन्होंने रिसीवर उठाते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से सिवाय खामोशी के और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। न जाने सुलोचना जी को कैसे उन खामोशी में छुपी आवाज महसूस हो गई। उन्होंने बेचैनी से पुकारा, साहिब। सुलोचना जी का इतना कहना था कि दूसरी तरफ से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी और इधर सुलोचना जी की आंखों से भी खामोश आंसू बहते चले गए। उन्होंने धीरे से कहा, साहिब, एक बार मुझे पुकार कर ये बता दीजिए ना कि ये आप ही हैं। कुछ देर की खामोश सिसकियों के बाद उधर से आवाज उभरी, ओ सुलोचना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूं। लेकिन सुलोचना जी ने रुंधी मगर खनकती हुई आवाज में कहा, नहीं साहिब, मैंने आपको कभी मुजरिम नहीं माना। मैं तो पिछले 19 सालों से आपको देवता मानकर पूजती चली आ रही हूं। एक ऐसा देवता जिसने अपने लिए कुछ
कभी नहीं चाहा। अपनी पुजारन को बस देता गया। सुलोचना जी के लहजे में बस मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकिन पाहुजा साहब शर्मिंदा से थे। सुलोचना जी ने आगे कहा, वैसे मैं आज इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती साहिब। मैंने लैला बिटिया को आपका नंबर देकर गलत नहीं किया था। आज उसी बच्ची की वजह से कई सालों बाद आपकी आवाज तो सुनने मिली मुझे। तब पाहुजा साहब ने कहा, तुम जानती हो ना सुलोचना कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे वो कसम क्यों लेनी पड़ी थी। और यकीन जानो, उस कसम के बाद मेरे पास जीने की अगर तुम्हारी दी हुई वो वजह नहीं होती तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सुलोचना जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बस साहिब बस, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की, आपने अपना हर धर्म बखूबी निभाया। क्या हुआ जो आज मैं आपसे इतनी दूर हूं? हाँ, एक मलाल है कि मैं आपको देख नहीं पाई, और यह भी नहीं पता कि मरने से पहले एक बार आपसे मुलाकात भी मुमकिन होगी या नहीं। लेकिन यह तो तय है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं साहिब, बिल्कुल भी नहीं हूं। पाहुजा साहब ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, आज तुमने ये बात कहकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया सुलोचना। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस कसम के एवज में मैंने तुमसे अपना साथ, अपनी नजदीकियां छीन ली थी, मैंने उस कसम का निबाह अच्छे से किया है सुलोचना। ये सुनते ही सुलोचना जी काफी खुश हो गईं। फिर पाहुजा साहब ने थके हुए लहजे में कहा, अब फोन रखता हूं सुलोचना, अपना ख्याल रखना और हो सके तो अपना इलाज अच्छे से करवाती रहो। डेविड बता रहा था कि तुम अस्पताल नहीं जाना चाहती। सुलोचना जी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, बात अस्पताल नहीं जाने की नहीं है, मैं अब जीना ही नहीं चाहती साहिब। सुलोचना जी की इस बात पर पाहुजा साहब का दिल लरस कर रह गया, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस धीरे से फोन रख दिया। लैला जब अपने कमरे में आई तो उसे पहला ख्याल माया की फिल्म का ही आया। उसने फोन का रिसीवर उठाते हुए जैसे खुद से कहा, अब जब इधर की सारी चीजें निपट गई हैं तो मुझे सुहाना से बात करके फिल्म की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। कहते हुए उसने सुहाना का नंबर डायल कर दिया था। उधर से सुहाना ने फोन उठाते ही खुशदिली से कहा, ओ लैला, तुम शिमला से कब लौटी? आज ही, लैला ने धीमे से जवाब दिया और फिर पूछा, वो मुझे फिल्म के बारे में जानना था, तो हम लोग शूटिंग कब से शुरू कर रहे हैं? सुहाना ने कुछ मायूसी से जवाब दिया, शूटिंग तो फिलहाल तो पोस्टपोन हो गई है लैला। ये सुनकर लैला को हैरानी हुई। उसने कुछ चौंकते हुए पूछा, पोस्टपोन हो गई है, लेकिन क्यों? तब सुहाना ने जवाब दिया, जिस हिसाब से मुझे स्टोरी में चेंजेस चाहिए थे, राइटर को उन चेंजेस के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है। यूं समझो आधी स्क्रिप्ट एक बार फिर से लिखी जानी है, इसीलिए देरी हो रही है। इसीलिए फिलहाल के लिए फिल्म टली हुई है। ओह, लैला ने अफसोस से कहा। उसके मन में अभी यही चल रहा था कि सुहाना की फिल्म के लिए सहगल की फिल्म का प्रपोजल उसने ठुकरा दिया था और अब सुहाना की फिल्म भी अटक गई थी। सुहाना ने उसे ऐसे खामोश देखा तो फिर बोली, उधर माया को भी नरेन के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा, क्योंकि अभी उसका सीरियल जिस इंटरेस्टिंग मोड पर है वहाँ वो अभी नरेन को हटा नहीं सकते। तो इन्हीं सारे रिजल्ट्स को देखते हुए हमने डेट आगे बढ़ा दी है। लैला ने अपने आप को संभालते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, कोई बात नहीं है, मैं तब तक देख लेती हूँ, कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर सुहाना ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भाई तुम इंडस्ट्री की उभरती हुई कलाकार हो, तुम्हारे साथ कौन नहीं फिल्में करना चाहेगा। उसकी बात पर लैला कुछ झेप सी गई और फिर फोन रखते हुए कहा, हम मिलते हैं सुहाना।
सुहाना ने जरूर कहकर फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद लैला बार बार यही सोचे जा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक उसे कभी भी आगे बढ़कर कोई काम ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आई थी। लेकिन अब कबीर को भी इनकार करने के बाद उसे सोचकर ही अजीब सा लग रहा था। लैला देर तक इसी उधेड़-बुन में खोई रही। अगली सुबह लैला ब्रेकफास्ट के बाद कबीर की दी हुई किताबों के पन्ने पलट रही थी। तभी मारिया ने उसे आकर कहा, लैला मैम, अश्विन आया हुआ है। लैला ये सुनकर हाथ में पकड़ी हुई किताबें साइड में रखकर उठ खड़ी हुई और फिर हॉल में आकर अश्विन से पूछा, क्या हुआ अश्विन, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अश्विन सपाट चेहरा लिए हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर सर ने भेजे हैं, इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए। वो फाइल थामते हुए लैला ने जैसे खुद से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर? किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट पेपर? पूछती हुई वो वहीं सोफे पर बैठी और फाइल में लगे पन्ने पलटने लगी। अभी उसने 2-3 पन्ने नहीं पलटे होंगे कि उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं और उसने चौंकते हुए अश्विन की तरफ देखते हुए कहा, ये तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।